नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। हम लोग प्रतिदिन फूड सेफ्टी ऑफिसर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की चर्चा करते हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि आज से हम लोग निरंतर क्लासेस करेंगे, जो कि पिछले एक दो सप्ताह में अल्टरनेट क्लासेस आई हैं, तो आज से हम इसको निरंतर कर रहे हैं। आप में से जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, लगे हुए हैं गहन तरीके से इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वह यदि प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो जॉस वाला के द्वारा चलाई जा रही इस प्रैक्टिस सीरीज टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके तहत हम लोग 7000 प्रश्नों की श्रृंखला प्रोवाइड कर रहे हैं। इन 7000 प्रश्नों को हम लोग टॉपिक वाइज और यूनिट वाइज और फुल लेंथ टेस्ट के रूप में चला रहे हैं। ठीक है, इसके ऑलरेडी 2 यूनिट के टेस्ट अपलोड हो चुके हैं, मतलब कि 1200 प्रश्न अपलोड हो चुके हैं। हर यूनिट से कितने टेस्ट क्वेश्चन रहेंगे? 600 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, 500 टॉपिक वाइज और एक 100 क्वेश्चन क्या है कंप्लीट यूनिट का, तो 600 क्वेश्चन हर यूनिट से रहेंगे। और जब ये श्रृंखला खत्म होगी यूनिट वाइज और टॉपिक वाइज की, तब हम फुल लेंथ टेस्ट प्रोवाइड करेंगे 10। ठीक है, चलिए चालू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। जैसा कि हम लोग प्रतिदिन अभी गुजरात पेपर डिस्कस कर रहे हैं, गुजरात पीसीएस का फूड सेफ्टी ऑफिसर का 2021 का पेपर डिस्कस कर रहे हैं। इसमें 200 क्वेश्चन थे ना, हम लोग 120 डिस्कस कर चुके हैं। आज का प्रश्न की क्लास का पहला प्रश्न और होल पेपर का 121वां प्रश्न है ना। पहला प्रश्न कहता है कि दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द कॉडेक्स स्टैंडर्ड्स। ठीक है, कॉडेक्स एलिमेंटरीज कमीशन बना हुआ है, यूनिट 10 में ये टॉपिक आपको दिया हुआ है। ठीक है, यूनिट 10 के अलावा ये टॉपिक आपको यूनिट 7 में भी कवर करना रहेगा। ठीक है, खैर अभी वापस से कि कॉडेक्स जो स्टैंडर्ड्स बने हुए उनके बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत लिखी हुई है। ठीक है, पहला कि दे आर साइंस बेस्ड, कि यह विज्ञान आधारित क्या है, वो बनाए गए हैं, स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं। दूसरा कि दे आर मैंडेटरी, यह सभी सदस्य देशों को, कितने सदस्य देश हैं इसके? 189 सदस्य देश हैं, है ना। कायदे से हैं कितने? 188 हैं। और एक क्या है? समूह है। वो समूह कौन सा है? यूरोपियन यूनियन। कौन सा? यूरोपियन यूनियन इसका एक समूह है। टोटल हो जाते हैं 189। ठीक है, खैर तो दे आर मैंडेटरी। तीसरा स्टेटमेंट कहता है दे फैसिलिटेट द इंटरनेशनल ट्रेड, यह अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देते हैं, सुगम बनाने में मदद करते हैं। ठीक है, अलोंग विथ डब्ल्यूटीओ। ठीक है, दे आर नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर नेशनल लेजिस्लेशन। ठीक है, यह राष्ट्रीय कानून के विकल्प नहीं है। बात सही है, राष्ट्रीय कानूनों के विकल्प नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय कानूनों को, अलग अलग देशों को राष्ट्रीय कानूनों को, इनको फॉलो करना होता है, लेकिन फॉलो करना मैंडेटरी नहीं है। फॉलो करना होता है लेकिन मैंडेटरी नहीं है ना, अनिवार्य नहीं है। मतलब मेरी मर्जी आए, एफएसएससीआई की मर्जी आए तो वह कोडेक्स के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करे, और मर्जी ना आए तो फॉलो ना करे। लेकिन सभी लोग सामान्यतः फॉलो करते हैं। कारण क्या होता है? देखो वापस से कि भारत के यदि किसी है ना मैन्युफैक्चरर को अपना सामान अमेरिका में बेचना है, तो अमेरिकन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना होगा। वो अमेरिकन स्टैंडर्ड्स क्या हैं? एफडीए के स्टैंडर्ड्स हैं। चलो ठीक है भाई, एफडीए के स्टैंडर्ड्स फॉलो कर नहीं करना चाहते हैं तो क्या कर ले भाई? दूसरा तरीका क्या है? कॉडेक्स के स्टैंडर्ड्स फॉलो कर लो। किसके? कॉडेक्स के। ठीक है, यहाँ अमेरिका की जगह आप क्या है, कोई और संस्था कोई और देश रख लीजिए, वो कॉडेक्स वहां पे ही फॉलो कर लेंगे। मतलब आपका बनाया हुआ उत्पाद बड़ी आसानी से उस देश में इंटर कर सकता है। क्यों? क्योंकि वह कोडेक्स स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहा था। ठीक है, अगेन कोडेक्स स्टैंडर्ड्स मैंडेटरी नहीं है, वह आपकी इच्छा पर आधारित है, वॉलंटरी है, लेकिन सामान्यतः सभी देश फॉलो करते हैं। ठीक है, कैसे फॉलो करते हैं? तो वह अपने देश में एक संस्था बना देते हैं और वो संस्था उनको लागू करती है। जैसे फसाई भारत में है, वह कोडेक्स स्टैंडर्ड्स को क्या करती है? ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। कॉडेक्स का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? रोम में है। कॉडेक्स से कितने सदस्य हैं? 189 सदस्य हैं। कितने? 189 में से 188 कंट्रीज हैं, और एक क्या है? संगठन है, ईयू है। भारत में इसका वो लागू करने का उत्तरदायी संस्था कौन है? हमारी जो फूड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, वो इसको लागू करती है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। ये संस्था किन दो संगठनों ने मिलकर के बनाई थी? ये संस्था फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर बनाई थी। फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन शुरुआत में यही सिर्फ एक संस्था थी बनाने वाली, है ना। शुरुआत में 1961 में जब चर्चा हुई थी इसको बनाने की, तो सिर्फ कौन था उसमें? फाओ ही था, है ना। फाओ का हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है? रोम में ही है। ठीक है, बाद में इसमें 1963 में कौन ज्वाइन हो गया? डब्ल्यूएचओ ज्वाइन हो गया। डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में है। ठीक है, चलो आगे आते हैं। लेथरिज्म इज कॉज्ड बाय, है ना। जो लेथरिज्म है, ये क्वेश्चन 2024 में मेरे ख्याल से, है ना,
जहाँ तक मेरी मेमोरी सही काम कर रही है उसके हिसाब से, कि ये क्वेश्चन 2024 में एमपीपीएससी ने अपने सिविल सर्विसेज के एग्जाम में पूछा हुआ है। अपने सिविल सर्विसेज के 2024 से या 23 से एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे, है ना। बट अभी के लिए लथारिज्म इज कॉज्ड बाय, लथारिज्म एक बीमारी होती है जो किसके कारण होती है, तो यह होती है खेसारी दाल के कारण। किसके कारण होती है? खेसारी दाल के कारण। ये दाल दरअसल मध्य प्रदेश में ही उगाई जाती है, ठीक है। यह दाल मध्य प्रदेश में ही उगाई जाती है और मध्य प्रदेश में इस दाल को क्या किया गया है? बैन किया गया है, क्योंकि इस दाल में जो एक वो रहते हैं, केमिकल रहते हैं, उनकी वजह से क्या होती है? बीमारी होती है। उस बीमारी को हम क्या कहते हैं? लथारिज्म कहते हैं। लथारिज्म ही क्यों कहते हैं? अब्बा डब्बा जब्बा कह लेते हैं ना, नहीं। तो उसका कारण क्या है? लथारी जो खेसारी दाल होती है उसका वैज्ञानिक नाम होता है लथारियस सटाइवस। क्या होता है उसका वैज्ञानिक नाम? लथारियस सटाइवस। और उस लथारियस से क्या शब्द बन गया? लथारिज्म बन गया, ठीक है। ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक। चलो, यहाँ पर कुछ आपको महत्वपूर्ण वो दिए गए हैं, फैक्ट दिए गए हैं, है ना। ये भी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आपके लिए महत्व के हो सकते हैं, इनको जरूर आप पढ़ें, है ना। ऊपर कुछ विटामिन की कमी से होने वाले रोग दिए गए हैं, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग दिए गए हैं, है ना। कुछ मिनरल की कमी से होने वाले रोग दिए, मिनरल ज्यादा होने की वजह से जो रोग हो जाते हैं ना, एक्सेस में यदि आ जाए, जैसे उदाहरण के लिए डेंटल कैरीज हो रही, दांतों में सड़न हो रही है, फ्लोराइड का लक्षण है ना। फ्लोरोसिस हो रहा है, फ्लोराइड के कारण है। ब्लू बेबी सिंड्रोम हो रहा है ना, जिसको मिथाइ मेथो है ना, क्या कहते हैं? मेथोमोग्लोबिनेमिया कहा जाता है। यह जब पानी में क्या हो जाता है? नाइट्रेट की मात्रा बढ़ जाती है। किसकी बढ़ जाती है मात्रा? नाइट्रेट की मात्रा बढ़ जाती तब होता है। मीना माटा है ना, मरकरी पॉइजनिंग के कारण होता है। मीना माटा को मीना माटा क्यों कहते हैं? क्योंकि जब मरकरी पॉइजनिंग है ना, मरकरी पॉइजनिंग मछली खाने की वजह से होती है। ये सबसे पहले कहाँ से पता चला था? जापान के एक शहर मीना माटा से। कहाँ से पता चला था? जापान के एक शहर मीना माटा से पता चला था। इस कारण उसको बीमारी को क्या कह दिया गया? मीना माटा कह दिया गया, ठीक है। इताई इताई किससे होता है? कैडमियम पॉइजनिंग की वजह से होता है। अब तुम्हारे भोजन में कैडमियम की मात्रा अधिक है तो तुमको कौन सा बीमारी होगा बाबू? ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो इसी प्रकार से अन्य फैक्ट भी दिए हुए हैं, जरूर आप इनको। चलो आगे आता है, द स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंजाइम्स इज नॉट ट्रू। विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंजाइम इज नॉट ट्रू? दे आर प्रोटीनियस इन नेचर, पहला। दूसरा, कि दे आर डिस्ट्रॉयड बाय द मॉइस्ट हीट एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तीसरा, कि दे आर सिग्निफिकेंटली इनएक्टिव एट 0 डिग्री सेल्सियस। चौथा है कि दे आर नॉट अफेक्टेड बाई एक्सट्रीम पीएच, ठीक है। एंजाइम पूरा का पूरा एज ए टॉपिक आपके यूनिट 1 में दिया हुआ है ना। कहाँ दिया हुआ है? यूनिट 1 में दिया हुआ है। और वहां पर आपको पढ़ना रहेगा, है ना। वहां पे आपको पढ़ना रहेगा एंजाइम क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, है ना। उनका वो क्या होते हैं, मॉडल्स क्या होते हैं ना। लॉक एंड की मॉडल क्या होता है एंजाइम का, है ना। वो कैसे काम करता है। इसके अलावा एंजाइम को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? एंजाइम को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? तो एंजाइम को कई फैक्टर अफेक्ट करेंगे। उनमें जो एक यहाँ पे दिया हुआ है पीएच, वो भी अफेक्ट करता है, लेकिन इन्होंने लिख दिया नॉट, जो कि गलत बात है, ठीक है। दे अफेक्ट, है ना, दे आर अफेक्टेड बाय दी एक्सट्रीम पीएच। यदि पीएच की मात्रा क्या हो जाए? बहुत ज्यादा हो जाए या बहुत कम हो जाए, जो उनके लिए फेवरेबल ना हो, तो वह क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक। यहाँ पर कुछ और एंजाइम के बारे में तथ्य दिए हुए हैं, है ना। जैसे एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, है ना। एंजाइम कैटलिस्ट क्या होता है? वह जो रिएक्शन को क्या करता है? प्रभावित करता है ना। जो रिएक्शन के रेट को क्या करता है? प्रभावित करता है। और यदि कैटलिस्ट कैसा हो? हमारे शरीर में ही पाया जाता हो, तो हम उसको क्या बोल देते हैं? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट बोल देते हैं। और बायोलॉजिकल कैटलिस्ट का बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? एंजाइम है, ठीक है। ये ध्यान में रखेंगे, ठीक है। केमिकली एंजाइम्स आर मोस्टली प्रोटीन्स, ये तो हमारे ऑप्शन में भी दिया हुआ था। एक्सेप्ट सम एंजाइम्स लाइक आरएनए मॉलिक्यूलेज या राइबोजाइम्स जो होते हैं, ये प्रोटीनियस नेचर के नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट दिए हुए हैं, जरूर पढ़ें। एंजाइम्स एक्टिवली इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, है ना। उन्होंने ऑप्शन में क्या लिख दिया था? कि वह पीएच से प्रभावित नहीं होते हैं। बिल्कुल होते हैं ना, बिल्कुल प्रभावित होते हैं पीएच से, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एंजाइम्स एक्टिविटी ऑफन फॉलोज मैकेलिस मेंटेन काइनेटिक्स को फॉलो करती है ना। ये सब आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से महत्व रखते हैं। आपको पता होना चाहिए एपो एंजाइम क्या होता है, को फैक्टर क्या होता है, को एंजाइम किसको कहते हैं, हॉलो एंजाइम क्या होता है, ठीक है। ये सब टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। ये सब टर्मिनोलॉजीज आपके लिए एग्जाम के लिए महत्व की हैं, ठीक है। अगला, विच एडिटिव्स आर यूज्ड फॉर पर्पज ऑफ रिस्टोरिंग न्यूट्रिएंट्स लॉस्ट और डिग्रेडेड ड्यूरिंग प्रोडक्शन, है ना। निम्नलिखित में से
किस एडिटिव का प्रयोग किया जाता है जो न्यूट्रिएंट लॉस हो गए हैं उनको रीस्टोर करने के लिए, ठीक है। तो भाई न्यूट्रिएंट लॉस हुआ ना, जब तुम प्रोसेसिंग कर रहे थे फूड की, तो न्यूट्रिएंट क्या हो गया, पोषक तत्व क्या हो गए, खत्म हो गए। तो उस प्रक्रिया को भी हम क्या बोल देंगे, न्यूट्रिशनल एडिटिव्स बोल देंगे। क्या बोल देंगे उनको हम, न्यूट्रिशनल एडिटिव्स, है ना। जैसे उदाहरण के लिए कि किसी फूड प्रोसेस प्रोडक्ट की तुम क्या करो, प्रोसेसिंग करो, प्रिजर्वेशन के लिए क्या करो, प्रिजर्वेशन के लिए प्रोसेसिंग करोगे, और वो प्रिजर्वेशन प्रोसेसिंग कैसी हो रही है, थर्मल बेस्ड है। कैसी है, हीट बेस्ड है, थर्मल बेस्ड है। तो इसमें क्या होगा, तुम्हारा विटामिन बी और सी खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा क्या होते हैं, हीट सेंसिटिव होते हैं। लेकिन हमको तो विटामिन बी और सी चाहिए था हमारे फूड प्रोडक्ट में, तो हम फिर क्या कर देंगे, उनको स्टेलाइज करने के बाद उनमें फोर्टिफिकेशन करवा देंगे। क्या करवा देंगे, उनमें फोर्टिफिकेशन करवा देंगे। उस फोर्टिफिकेशन से क्या हो जाएगा, विटामिन बी और सी हम वापस से उसमें एड ऑन कर देंगे, ठीक है। तो इनको हम क्या बोलेंगे उस समय, एडेड न्यूट्रिशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एडेड न्यूट्रिशन बोलेंगे। इसी के लिए बेहतर शब्द क्या बनाया गया है, न्यूट्रिशनल एडिटिव्स, ठीक है। ये पता होना चाहिए। अब न्यूट्रिशनल एडिटिव शब्द को ही हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिफिकेशन कहते हैं। इसी शब्द को हम क्या कहते हैं, फोर्टिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। न्यूट्रिफिकेशन, फोर्टिफिकेशन दोनों एक ही शब्द होते हैं, कोई खास अंतर इनमें नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना। द स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फूड सेफ्टी सुपरवाइजर इज नॉट ट्रू, है ना। जो फूड सेफ्टी सुपरवाइजर होता है उसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य गलत लिखा हुआ है। तो फूड सेफ्टी सुपरवाइजर, सबसे पहली बात ये समझो कि कौन अपॉइंट करता है। फूड सेफ्टी जो सुपरवाइजर होता है उसका नियुक्ति फूड बिजनेस ऑपरेटर के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, फूड बिजनेस ऑपरेटर के द्वारा फूड सेफ्टी सुपरवाइजर की नियुक्ति की जाती है। ये जो फूड सेफ्टी सुपरवाइजर होता है यह फास्ट टैग के तहत काम करता है। किसके तहत काम करता है, फर्स्ट टैग के तहत काम करता है, ठीक है। वापस से लौटते हैं पुरानी कहानी पे, क्वेश्चन पे, कि विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एफएसएस इज नॉट ट्रू, है ना। कि फूड सेफ्टी जो सुपरवाइजर होता है उसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है उसके दायित्वों के संबंध में, ठीक है। पहला कि टू मेंटेन द मेडिकल रिकॉर्ड्स ऑफ फूड हैंडलर्स, ठीक है, एक। दूसरा, फूड वेंडर्स, कैंटीन ऑपरेटर्स, वर्क प्लेस किचन आर कंप्लायंट टू प्रोविजन ऑफ द शेड्यूल 4 ऑफ द एफएसएस लाइसेंसिंग एंड। ये पूरा का पूरा शेड्यूल 4 किससे डील करता है, ध्यान में रखना, हाइजीन से डील करता है। कैसे डील करता है, हाइजीन से डील करता है, ठीक है। तो ये हो गया तीसरा, encouraging the employees for exercise। चौथा कि फूड वेंडर्स, कैंटीन ऑपरेटर्स, वर्क प्लेस किचन आर हैविंग एफएसआई लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन, है ना। तो ये इसको बढ़ावा देना, ठीक है। तो जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फूड सेफ्टी सुपरवाइजर के दायित्व में कौन सा नहीं है, तो फूड सेफ्टी के सुपरवाइजर के दायित्व में ये तीसरी बात शामिल नहीं है। अरे भाई, यहाँ पे जो ट्रेनिंग दे रहा है फूड सेफ्टी सुपरवाइजर, क्या कर रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है, ठीक है। ये जो ट्रेनिंग दे रहा है, इस ट्रेनिंग में उसको यह सिखाना है अपने आने वाले लोगों को कि खाना कैसे बेहतर बनाएं, हाइजीन कैसे मेंटेन करने। अब वो सुबह उठ करके अनुलोम विलोम कर रहा है, प्राणायाम कर रहा है, नहीं कर रहा, उससे क्या फर्क पड़ता है, उसको एक्सरसाइज से कोई मतलब नहीं इस कहानी का, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है, ठीक है आपको, है। चलो अगला आता है ये, ठीक है, हाँ। अगला आता है आपका यहाँ पे फर्स्ट टैग, यहाँ पे पूरा फूड सेफ्टी ऑफिसर के दायित्वों के बारे में चर्चा की गई है, चाहे तो आप एक बार देख लीजिएगा, है ना। दो शब्द होते हैं, फूड सेफ्टी सुपरवाइजर होता है, दूसरा होता है फूड हैंडलर। दोनों में अंतर क्या होता है वो एक बार आप यहाँ से देखेंगे, ठीक है। दूसरा आता है कि फूड सेफ्टी जो सुपरवाइजर होता है उसके रोल क्या होते हैं, यही पे तो क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन था एग्जैक्टली, है ना। तो रिकॉग्नाइज एंड प्रिवेंट द रिस्क ऑफ फूड हैंडलिंग, ट्रेन एंड सुपरवाइज फूड हैंडलर्स, है ना। हमने दो शब्द पढ़े ऊपर, दो शब्द क्या थे, सुपरवाइजर और हैंडलर। सुपरवाइजर क्या करता है, ट्रेनिंग देता है, किसको ट्रेनिंग देता है, हैंडलर को ट्रेनिंग देता है, किस बात की, हाइजीन मेंटेन करने की, ठीक है। और ये क्या इंप्लीमेंट करवाते हैं, शेड्यूल 4 इंप्लीमेंट करवाते हैं। किसका शेड्यूल 4 इंप्लीमेंट करवाते हैं, एफएसएस लाइसेंस एंड रेगुलेशन, रजिस्ट्रेशन रेगुलेशन 2011 का जो शेड्यूल 4 है हाइजीन रिलेटेड, उसको इंप्लीमेंट करवाते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलो आगे आते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, है ना। रेफरेंस मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ प्रोटीन इन अ फूड प्रोडक्ट, है ना। फूड प्रोडक्ट में प्रोटीन या अमाइनो एसिड के एस्टिमेशन के दो मेथड होते हैं। एक मेथड को हम क्या कहते हैं, जल्डाल, और दूसरे मेथड को हम क्या कहते हैं, ड्यूमा मेथड, है ना। क्या कहते हैं, ड्यूमास मेथड। लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा बदल गया। क्वेश्चन क्या बदल गया, रेफरेंस मेथड कौन सा होगा उसमें से, है ना। भाई रेफरेंस मेथड कौन सा होगा, कंपैरेटिव मेथड कौन सा होगा, स्टैंडर्ड मेथड कौन सा होगा। तो रेफरेंस, कंपैरेटिव, स्टैंडर्ड मेथड कौन सा माना गया है, माइक्रो जल्डाल को माना गया। किसको माना गया है, माइक्रो जल्डाल मेथड को वो रेफरेंस मेथड मान करके चला जाता है, ठीक है।
यहाँ पर कुछ और टेस्ट दिए हुए हैं, जैसे जल्डाल मेथड हो गया, वो प्रोटीन एस्टिमेशन के लिए यूज होता है ना। बायोरेट मेथड हो गया, वह भी प्रोटीन एस्टिमेशन के लिए यूज किया जाता है, लेकिन कहाँ पर, क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में, है ना, कहाँ पर, क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में। इसके अलावा एक लॉरी मेथड होता है ना, यह भी बायोरेट की तरह ही यूज किया जाता है बायोकेमिकल रिसर्च को लेकर के। ब्रैडफोर्ड आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, मिल्क के सेक्टर में देखने को मिलेगा, जब आप कार्बोहाइड्रेट का डिटेक्शन करते हैं किसमें, मिल्क में, ठीक है, तब वो देखने को मिलता है। ड्यूमास मेथड किस चीज के लिए है, तो ये अल्टरनेटिव है किसका, जल्डाल का, लेकिन रेफरेंस मेथड हमेशा किसका रहेगा, किसका लिया जाएगा, जल्डाल का लिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे कुछ और बातें लिखी हुई हैं, चंद बातें, और सारे टेस्ट लिखे हुए हैं ना। जैसे मान लो उदाहरण के लिए आ गया आपको कि कार्बोहाइड्रेट के टोटल कैलोरीफिक वैल्यू कैसे मापते हैं, तो बॉम्ब कैलोरीमीटर की मदद से मापते हैं। किसकी मदद से, बॉम्ब कैलोरीमीटर की मदद से मापा जाता है, ठीक है। तो ये इस प्रकार के जो रैंडम शब्द दिए हुए हैं, रैंडम जो वो टर्मिनोलॉजीज होती हैं, वो जरूर आपको क्या है, पता होनी चाहिए, ठीक है। अगला 27th, व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ द एंटी केकिंग एजेंट। निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटी केकिंग एजेंट होता है। सबसे पहले समझ लो एंटी केकिंग क्या होती है। जब तुम क्या करते हो, जब हलवा बनाते हो, सूजी का हलवा बनाते हो घर में, है ना, समझ लो ये कढ़ाई है तुम्हारा, इसमें हलवा पक रहा है ना, भूज रहा है, तुमने भूज लिया अच्छे से, अब तुमने उसमें क्या कर दिया, 3 गिलास पानी डाल दिया, ठीक है, धीमी आंच में उसको करके छोड़ दिया, शक्कर डाल करके। थोड़ी देर बाद क्या होगा, जो यहाँ पे ऊपरी लेयर है हलवे की, यहाँ पे छोटे छोटे क्या होंगे, क्लम्प्स बनेंगे, है ना, क्या बनेंगे, छोटे छोटे क्लम्स बनेंगे, और वो फूटेंगे, क्या बनेंगे, फूटना चालू करेंगे, है ना, कूद कूद के वो बाहर आएंगे। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि यहाँ नीचे क्या हो रही है, गैस बन रही है, ठीक है, नीचे क्या हो रही है, गैस बन रही है, जिससे जो बाहरी लेयर है वो क्या होती है, फटती है। क्लम्स बनने के बाद वो बाहरी लेयर क्या होती है, फटती है और कूदता है, गरम गरम हलवा क्या होता है, कूदने लग जाता है, ठीक है। अब वो ना हो, ये प्रक्रिया ना हो, ऐसा कुछ ना हो, तो हम क्या कर दें, उसमें कोई एंटी केकिंग एजेंट डाल दें, है ना, क्या कर दें, एंटी केकिंग एजेंट डाल दें। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया हो कि एंटी केकिंग एजेंट निम्नलिखित में से कौन सा है ना, तो यहाँ पे जो एंटी केकिंग एजेंट है वो कौन है, कैल्शियम सिलिकेट है। कौन सा है, कैल्शियम सिलिकेट, ठीक है। लिखा हुआ प्रिवेंट क्लम्पिंग, क्लम्पिंग को बनने से रोकने के लिए ये क्या आता है, एंटी केकिंग एजेंट का यूज किया जाता है, ठीक है। इसके बेस्ट एग्जांपल क्या है, कैल्शियम सिलिकेट है, मैग्नीशियम कार्बोनेट है, सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट है, क्या है, सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट है, ठीक है। प्रिजर्वेटिव्स दो प्रकार के होते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक। जो नेचुरल होते हैं उनको क्लास 1 प्रिजर्वेटिव कहते हैं, जो सिंथेटिक होते हैं उनको क्लास 2 प्रिजर्वेटिव कहते हैं। नेचुरल प्रिजर्वेटिव में सॉल्ट है, शुगर है, हनी है, विनेगर है ना, और मसाले भी आ जाते हैं इसी में, स्पाइसेस हैं, इस प्रकार की चीजों का यूज करते हैं। क्लास 2 प्रिजर्वेटिव में सोडियम बेंजोएट, पोटेशियम सॉर्बेट, है ना, सल्फर डाइऑक्साइड, प्रोपियोनेट, इन सब का यूज किया जाता है, ठीक। यहाँ पर कई प्रकार के एडिटिव्स दिए हुए हैं, ये सब एडिटिव्स आपके यूनिट 9 का बहुत डिटेल में हिस्सा है, जरूर आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ये जहाँ पे मैंने बहुत शॉर्ट में दिया हुआ है, ये बहुत डिटेल में आपको कहाँ पढ़ना रहेगा, यूनिट 9 में पढ़ना रहेगा, ठीक है। चलो, NaBl इज एन ऑटोनोमस बॉडी अंडर द एजिस ऑफ, है ना, जो NaBl है वह किसके दायरे में रह करके काम करती है, NaBl को किसके दायरे में रखा गया है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये बनता है सबसे पहले, है ना, सबसे पहले ये बनता है कि NaBl का फुल फॉर्म क्या हो गए, है ना, तो NaBl क्या होता है, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज, है ना। देखो सिंपल सा कि भारत देश में बहुत सारे प्रकार की बहुत सारी लेबोरेटरी अलग अलग सेक्टर में संचालित हैं। यदि हम फूड सेक्टर की बात करें, तो फूड सेक्टर में FSSAI के नेतृत्व में, FSSAI के दायरे में बहुत सारी क्या लैब चल रही हैं, जहां पे खाद्य पदार्थों की निरंतर क्या होती है, टेस्टिंग चलती रहती है। जैसे उदाहरण के लिए आज नहीं, कल, है ना, कल जम्मू कश्मीर में फूड सेफ्टी ऑफिसर्स की टीम ने लगभग 10,000 किलो मीट या मांस को क्या किया है, पकड़ा है। वो मीट कैसा था, स्पॉइल्ड मीट था, कैसा था वो, स्पॉइल्ड मीट था, खराब मांस था वो, ठीक है। अब वो कैसे खराब है, कैसे पता किया हमने, तो हमने लैब टेस्टिंग करवाई, पता चला कि ये सैंपल खराब हैं, तो हमने माना कि पूरा का पूरा लॉट क्या है, खराब है। उनको पकड़ा गया, उनके खिलाफ क्या की गई, कार्यवाही की गई, ठीक है। अभी के लिए कि ये जो लैब हैं जहाँ पे सब टेस्टिंग हो रही है, ये किसके अंडर में काम करती हैं, NaBl के अंडर में काम करती हैं। लेकिन NaBl किसके अंडर में काम करता है, क्वेश्चन क्या है, NaBl इज एन ऑटोनोमस बॉडी अंडर द एजिस ऑफ, NaBl किसके अंदर काम करता है, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के तहत काम करता है। किसके लिए काम करता है वो, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के लिए काम करता है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है।
अब यदि हम एन ए बी एल की बात करें कि एन ए बी एल कैसे आया, तो देखो जो 1980 से 1985 का दौर था, उस 1980 से 1985 के दौर में एक अक्रेडिएशन संस्था बनाई गई थी, है ना, एक प्रत्यायन संस्था बनाई गई थी। उस संस्था का नाम था NCTCF। क्या नाम था? नेशनल कोऑर्डिनेशन फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन फैसिलिटीज। इस नेशनल कोऑर्डिनेशन फॉर कैलिब्रेशन फैसिलिटीज का नाम बदल करके 1993 में क्या कर दिया गया? NABL क्या कर दिया गया? NABL कर दिया गया। पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखनी है, ठीक है। फिर 1996 में क्या किया गया, है ना, 1996 में क्या किया गया, एक और संस्था बनाई गई, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। और उसी वर्ष NABL को किसके दायरे में कर दिया गया? क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के दायरे में कर दिया गया, ठीक है। तो छठवें जो योजना हमारा प्लान था, है ना, योजना का चरण था, छठवीं योजना का जो चरण था, उस दौरान हमने NCTF CF बनाया, और बाद में चल करके हमने उसका नाम बदल दिया, 93 में NABL कर दिया। आगे चल करके 96 में हमने एक और संस्था बनाई, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, और NABL को उसके दायरे में ला करके रख दिया। NABL क्या है? एक सोसाइटी है। क्या है? सोसाइटी है। हम किसी भी संस्था, उस संस्था को सोसाइटी कह देते हैं जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत रजिस्टर्ड है। क्या है? हर उस संस्था को हम सोसाइटी कहेंगे जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत क्या है? रजिस्टर्ड है। ये जो NABL है ना, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के तहत काम करती है। और जो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है वह DPI डबल टी के तहत काम करती है ना, उसको DIPP भी कहते हैं, है ना। आजकल उसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया? DPIIT कर दिया गया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के दायरे में आता है, ठीक है। तो अब कायदे से क्या हुआ? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हुआ, उसके नीचे एक संस्था डिपार्टमेंट है, डिपार्ट डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, ठीक है। आजकल उसका नाम DPIIT हो गया है। उसके तहत एक संस्था है QCI, है ना। QCI के नीचे कौन काम करता है? NABL काम करता है। और NABL मैनेज करता है देश में जितनी भी क्या हैं, लैब्स हैं, उनके स्टैंडर्ड्स को, ठीक है, एक्रेडिएशन को, ठीक। यहाँ तक बात आपको ध्यान में रखनी है। NABL में क्या होते हैं? 25 सदस्य होते हैं, और एक क्या होता है? अध्यक्ष होता है, ठीक। ये भी आप चाहें तो ध्यान में रख सकते हैं, ठीक। चलो अगला आता है, व्हाट इज कंसिडर्ड नेशनल स्टैंडर्ड्स बॉडी ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड ए नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी ऑफ इंडिया। तो भारत में जो स्टैंडर्डाइजेशन की बॉडी है ना, प्रमुख संस्था, उसको हम क्या बोलते हैं? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स बोलते हैं। ये जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है 1986 में बनाया गया। कब बनाया गया? 1986 में बनाया गया। लेकिन भारत में 1986 के पहले भी क्या हो रहा था? स्टैंडर्डाइजेशन का काम हो रहा था, ठीक है, जो कि यहाँ पे मैंने थोड़ा मेंशन किया हुआ है ना। आपको ध्यान में रखना है कि भारत में क्या किया गया था, 6 जनवरी 1947 को इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई थी। क्या की स्थापना की गई थी? इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई थी। कब? 6 जनवरी 1947 को। कब? 6 जनवरी 1947 को, ठीक है। इसके जो पहले डायरेक्टर थे वो थे डॉक्टर लालसी बर्मन। कौन थे? डॉक्टर लालसी बर्मन, ठीक है। यह क्या है? सर्टिफिकेशन संस्था है। ये क्या है? एक सर्टिफिकेशन संस्था है। अब ये सब काम चलता रहा, आगे चल करके इसको व्यापकता देने के लिए क्या किया गया? 1986 में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स कानून पास किया गया। कहाँ से? संसद से, ठीक है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स कानून पास किया गया, और इस ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स कानून के आधार पर, है ना, इस ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड कानून के आधार पर 1 अप्रैल सन 1987 को क्या किया गया? BIS संस्था की स्थापना की गई। तो BIS का कानून कब आया? 86 में। कब? नवंबर 86 में। और इसकी स्थापना कब हुई संस्था के तौर पर? 1 अप्रैल 1987 को, ठीक है। यह जो BIS है 25 सदस्यों से मिलकर के बनने वाली एक संस्था है। कितने? 25 सदस्यों से मिलकर के बनने वाली एक संस्था है। इसका जो प्रेसिडेंट होता है वह यूनियन मिनिस्टर होता है। कौन यूनियन मिनिस्टर? कंज्यूमर अफेयर एंड फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का जो मंत्री वो होता है, केंद्रीय मंत्री होता है ना, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री होता है, वह इसका क्या होता है? प्रेसिडेंट होता है, अध्यक्ष होता है। और जो वाइस प्रेसिडेंट है वो कौन होता है? तो इसी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का जो राज्य मंत्री होगा, इसी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का जो राज्य मंत्री होगा वो इसका क्या हो जाता है? उपाध्यक्ष हो जाता है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट, है ना, क्या रैंक वो है? मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कंज्यूमर अफेयर एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। आपको ध्यान में रखना है, ठीक है।
ये लोग क्या करते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन का काम करते हैं। किस सेक्टर में, है ना, हॉल मार्किंग में, लेबोरेटरीज में, कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट, इंटरनेशनल कोऑपरेशन में, सर्टिफिकेशन मार्क्स में, है ना, हर सेक्टर में लोग क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। ठीक है, ये शॉर्ट में यहाँ पे सब दिया हुआ है, जरूर ध्यान में रखिए। अगला आता है टेम्प इज अ फर्मेंटेड सोयाबीन प्रोडक्ट प्रिपेयर्ड बाय, है ना। टेम्प क्या है, फर्मेंटेड सोयाबीन प्रोडक्ट है। और ये जो टेम्प होता है वह किसकी मदद से, किसके फर्मेंटेशन की मदद से बनाया जाता है ना। पहला बैक्टीरिया, दूसरा मोल्ड है, तीसरा ईस्ट है, चौथा वायरस है। ठीक है, लिटरली वायरस का यहाँ पे कोई योगदान नहीं होता है। ये दोनों क्या होते हैं, फंगस कहलाते हैं। ये तो बैक्टीरिया हो ही गया। ठीक है, व्हाट इज द राइट आंसर, द राइट आंसर इज मोल्ड, है ना। राइट आंसर क्या है, मोल्ड होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। जो टेम्प है वह किसकी मदद से, मोल्ड की मदद से फर्मेंट करवाया जाता है। कौन सा मोल्ड, राइजोपस ओलिगोस्पोरस, है ना। कौन सा, राइजोपस ओलिगोस्पोरस। कई बार राइजोपस ओलिगोस्पोरस की जगह पर राइजोपस और आइजे का भी यूज किया जाता है फॉर द फर्मेंटेशन ऑफ सोयाबीन टू मेक टेम्प, क्या बनाने के लिए, टेम्प बनाने के लिए। और ये टेम्प कहाँ की डिश है, इंडोनेशिया की। कहाँ की ये डिश है, इंडोनेशिया की डिश है। ध्यान में रखना, कुछ क्षेत्रों के कुछ फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स की वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, जरूर पता होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी अलग अलग स्टेट के एग्जाम में इस प्रकार के शब्द पूछे जा चुके हैं। जैसे किमची है, किमची कई राज्यों में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, कई बार रिपीट हो चुका है। किमची क्या है भाई, है ना। तो किमची किमची क्या है, हमने शायद कल भी इसका क्वेश्चन लगाया था, है ना, कि किमची क्या है, साउथ कोरिया का या कोरिया का क्या है, एक डिश है जो काय से बनाया जाता है, कैबेज के फर्मेंटेशन से, पत्ता गोभी के फर्मेंटेशन से बनाया जाता है। ठीक है, इस टेम्पे की तरह ही, है ना, इस टेम्पे की तरह ही मीजो होता है ना, वो भी आप ध्यान में रखेंगे। नाटो होता है जो कि बैसिलस सबटिलिस के फर्मेंटेशन से बना। मीजो कैसे बना, अस्पार्जिलस और ऑरिजी के फर्मेंटेशन से बना। टेम्प हमने देख लिया, राइजोपस ओलिगोपोरस की वजह से बना, है ना। सोया सॉस होते हैं वह अस्पार्जिलस ऑरेंज के फर्मेंटेशन से बनाए जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अगला, विच ऑफ द अमाइनो एसिड बेस्ड स्वीटनर, है ना, अमाइनो एसिड बेस्ड स्वीटनर कौन सा है। तो देखो भाई, एक वो होता है अमाइनो एसिड, होता है स्पार्टिक एसिड, है ना। क्या होता है, एस्पार्टिक एसिड। क्या होता है, एस्पार्टिक एसिड। उसी एस्पार्टिक एसिड से हम क्या बना रहे हैं, एस्पार्टम बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, एस्पार्टम बना रहे हैं। यहाँ पे जितने भी नाम दिए हुए हैं, सुक्रालेज, एस्पार्टम, सैक्रिन, स्टीविया, ये सब के सब क्या हैं, सिंथेटिक शुगर हैं। ये सब के सब क्या हैं, सिंथेटिक शुगर हैं। ठीक है, जो कि एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ अ नेचुरल शुगर यूज किए जाते हैं, है ना। एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ नेचुरल शुगर यूज किए जाते हैं। क्यों यूज किए जाते हैं, क्योंकि इनका कोई न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं होता है। ये सिर्फ क्या प्रदान करते हैं, स्वाद प्रदान करते हैं। इनका कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होता है, इनसे कोई एनर्जी नहीं मिलती है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या प्रदान करते हैं, मिठास प्रदान करते हैं। ठीक है, इन सब का क्या होता है, एक स्पेसिफिक वो होता है, स्वीटनिंग लेवल होता है, जिसको कंपेयर किया जाता है सुक्रोज से, है ना। जैसे उदाहरण के लिए सैक्रिन है, वो 300 गुना मीठा होता है, किसके कंपेयर में, सुक्रोज जो कि नेचुरल शुगर है। ठीक है, अस्पार्टम 200 गुना ज्यादा मीठा होता है। सुक्रालोज 600 गुना क्या है, ज्यादा मीठा होता है। एस्पार्टम जो काहे से बना है, एस्पार्टिक एसिड से बना है। एस्पार्टिक एसिड कौन सा है, वो क्या है, अमाइनो एसिड है ना। इसको बोला जाता है कि जिन लोगों को क्या है, फाइटोकिटोन्यूरिया, है ना, क्या है ना, फाइटोकिटोन्यूरिया, उनको क्या है, इसको पॉलीकिटोन्यूरिया, सॉरी, है ना, पॉलीकिटोन्यूरिया, उनको इसको कंज्यूम नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसमें अमाइनो एसिड क्या करेगा, नुकसान पहुंचाएगा। ठीक, इनके अलावा वो जो तीन हमने ऊपर देखे, उनके अलावा और भी यहाँ पे एक लिस्ट दी हुई है सभी नेचुरल सिंथेटिक शुगर्स की। इस लिस्ट से आप जरूर एक बार गो थ्रू करें, है ना। जिसमें सबसे जो आपको मिठास वाला मिलेगा, वो क्या मिलेगा, नियोटेम। क्या मिलेगा, नियोटेम मिलेगा, जो कि 7,000 से लेकर के 1,300 गुना तक क्या होता है, ज्यादा मीठा होता है, किसके कंपेयर में, सुक्रोज के कंपेयर में। ठीक है, स्टीविया जो बहुत ज्यादा यूज किया जाता है आजकल डायबिटीज पेशेंट के द्वारा, वह 50 गुना क्या होता है, मीठा होता है नेचुरल शुगर के, सुक्रोज के कंपेयर में। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। चलो, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी जनरली यूज फॉर द एस्टिमेशन ऑफ। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का उपयोग सामान्यतः किस चीज के लिए किया जाता है, तो इसका उपयोग किया जाता है किसके लिए, ट्रेस और अल्ट्रा ट्रेस मेटल्स की पहचान करने के लिए। किसके लिए, ट्रेस और अल्ट्रा ट्रेस मेटल्स की पहचान करने के लिए स्पार्टिक सॉरी एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज किया जाता है ना, एएस का यूज किया जाता है। किस प्रकार के ट्रेस और अल्ट्रा ट्रेस मेटल्स, जैसे आयरन, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, लेड, कैडमियम, आर्सेनिक, मरकरी, सेलेनियम, इन सब का यूज
कि इन सब के आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी है ना, यूवी विजुअल जो स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, यूवी विजुअल का मतलब क्या होता है, हम रेंज बता रहे हैं ना, वेवलेंथ बता रहे हैं, तो यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज किया जाता है विटामिन के इस उसमें एस्टिमेशन में, है ना। इसके अलावा फेम जो फोटोमेट्री होती है उसको एल्काली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की पहचान के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। जो क्रोमेटोग्राफी होती है उसको हम फूड एडिटिव्स, पेस्टिसाइड, माइकोटॉक्सिन्स, विटामिन की पहचान के लिए यूज करते हैं। बॉम्ब कैलोरीमीटर से हम कैलोरिफिक वैल्यू पता करते हैं, है ना। जैसे एक क्वेश्चन लगाया था मेरे ख्याल से 10-12 क्लास पहले लगाया था कि व्हाट इज द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फूड, है ना। फूड की क्या कैलोरीफिक वैल्यू होती है, फूड की कोई कैलोरीफिक वैल्यू नहीं होती है। न्यूट्रिएंट्स की कैलोरीफिक वैल्यू होती है, मतलब कार्बोहाइड्रेट कैलोरीफिक वैल्यू है, लेकिन तुम जो भात खा रहे हो उस भात का कोई कैलोरीफिक वैल्यू नहीं है, ठीक है। उस भात में जो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है उसका कैलोरीफिक वैल्यू है, ठीक है। तो इस तरीके से भी ध्यान में रखना है। चलो अगला है द मोस्ट इफिशिएंट इसेंशियल अमाइनो एसिड इन सेरल प्रोटीन्स, है ना। जो सेरल्स होते हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण अमाइनो एसिड कौन सा पाया जाता है, तो सेरल्स में जो सबसे महत्वपूर्ण अमाइनो एसिड पाया जाता है वो कौन सा होता है, लाइसिन होता है। कौन सा होता है, लाइसिन होता है ना। जैसे उदाहरण के लिए व्हीट, राइस, मेज, इन सब में, है ना, लाइसिन क्या है, मोस्ट इफिशिएंट इसेंशियल अमाइनो एसिड इन सेरल प्रोटीन इज लाइसिन, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। इसके अलावा कुछ और यहाँ पे इसी प्रकार के फैक्ट दिए हुए हैं, है ना, वो भी आपको पता होने चाहिए। जैसा द मोस्ट इफिशिएंट एसेंशियल अमाइनो एसिड पल्स प्रोटीन क्या होता है ना। पल्सेस में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा होता है, मेथियोनिन और समटाइम्स ट्रिप्टोफान होता है ना। सोयाबीन में कौन सा पाया जाता है ना, लाइसिन पाया जाता है। इसके अलावा मोस्ट डिफिशियंट, है ना, अच्छा मोस्ट डिफिशिएंट, ठीक है। तो मोस्ट डिफिशिएंट कौन सा है, लाइसिन है। ये ध्यान में रखना है आपको कि इनमें लाइसिन लगभग नहीं पाया जाता। यदि हम बात करें किसकी, पल्सेस की, तो पल्सेस में क्या पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता, मेथियोनिन नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पल्सेस में क्या पाया जाता है, लाइसिन पाया जाता है। इस तरीके से पूरा ध्यान में रखेंगे। पल्सेस में क्या पाया जाता है, लाइसिन पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता, तो उसमें मेथियोनिन और ट्रिप्टोफैन नहीं पाया जाता, एक बात। दूसरा कि सेरल्स में क्या नहीं पाया जाता, तो सेरल्स में लाइसिन नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता, लाइसिन नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान में रखना है। मोस्ट अबंडेंट अमाइनो एसिड बॉडी में कौन सा होता है, ग्लूटामाइन होता है। मोस्ट अबंडेंट अमाइनो एसिड प्रोटीन में क्या होता है, ग्लूटामिक एसिड होता है इन जनरल, है ना। मोस्ट अबंडेंट अमाइनो एसिड कोलेजन क्या होता है, ग्लाइसिन होता है। मोस्ट अबंडेंट एसेंशियल अमाइनो एसिड फूड प्रोटीन क्या होता है, ल्यूसिन होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो अमाइनो एसिड के बारे में यहाँ पे पूरे फैक्ट दे दिए गए हैं, जरूर आप इनसे एक बार गो थ्रू कर लें, ठीक है। हिस्टामिन का प्रिकर्सर क्या होता है, हिस्टीडीन होता है ना। नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रिकर्सर क्या होता है, आर्जिनिन होता है। तो ये पूरे फैक्ट आप जरूर एक बार गो थ्रू करें। अगला, मोस्ट कंट्री फॉर होस्ट कंट्री फॉर कोडेक्स कमेटी ऑन स्पाइसेस एंड कलनरी हर्ब्स, ठीक है। ये पेपर कब का है, 2021 का है। 2021 के हिसाब से यदि आंसर देखेंगे तो क्या होगा, नॉर्वे होगा, ठीक है। लेकिन वर्तमान में क्या चल रहा है, 2025 चल रहा है। 2025 के हिसाब से देखेंगे तो आंसर क्या है, इंडिया है, ठीक है। दोनों तरीके से ध्यान में रखना, ठीक है। 2025 में होस्ट कंट्री फॉर दिस कमेटी, स्पाइसेस कलनरी हर्ब्स कमेटी, है ना, जो कोडेक्स की है, इसकी होस्ट कंट्री क्या है, भारत है। क्या है, भारत है। 2021 में कौन था, नॉर्वे था। 2021 में क्या था, नॉर्वे था, ठीक है। ये ध्यान में रखना है। जो कमेटी है, कोडेक्स कमेटी ऑन स्पाइसेस एंड कलनरी हर्ब्स, है ना, कोडेक्स कमेटी ऑन स्पाइसेस एंड कलनरी हर्ब्स, इसका 7वां अधिवेशन, है ना, 7वां सेशन कहाँ हुआ, कोच्चि में हुआ था, केरल में। कहाँ पे हुआ था, कोच्चि, केरल में इसको आयोजित किया गया था। कब आयोजित किया गया था, 2024 में। कब आयोजित किया गया था, जनवरी 29 से फरवरी 2 के बीच में 2024 में इसको आयोजित किया गया था, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। अब इसी का प्रकार का बहुत सारा क्या है, डेटा आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। ये पूरा का पूरा डेटा कोडेक्स की कमीशन की वेबसाइट में आपको मिल जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट से सब डेटा निकाला गया है, ठीक है। सिर्फ कोडेक्स की वेबसाइट में नहीं मिलेगा, आप फसाई की वेबसाइट से भी इस डेटा को निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। पूरा पीडीएफ में क्या मिल जाएगा, एनुअल रिपोर्ट मिल जाएगी आपको, ठीक है। यदि हम बात करें कोडेक्स कमेटी ऑन फैट एंड ऑयल, ये कहाँ पे है, कहाँ पे बैठक हुई इसकी, कुआलालंपुर में बैठक हुई थी 2024 में, ठीक है। ऐसे ही कोडेक्स कमेटी ऑन फूड हाइजीन, है ना, इसकी बैठक कहाँ हुई थी, नैरोबी में हुई थी।
स्पाइसेस की पूछी गई आपसे, वो हमने बताया कि भारत में हुई। ऐसे ही फूड हाइजीन की बैठक नैरोबी में हुई थी। इसी प्रकार से हमने देखा फैट एंड ऑयल की जो कमेटी उसकी बैठक कहाँ हुई थी, कुआलालंपुर मलेशिया में, ठीक है। कंटामिनेंट्स इन फूड को लेकर के एक कमेटी बनी हुई है ना, इसकी बैठक कहाँ हुई थी, पनामा में हुई थी। पनामा का राजधानी है पनामा सिटी, वहाँ पे इसकी बैठक हुई थी, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखना है। इसी प्रकार से पेस्टिसाइड रेसिड्यू को लेकर के जो कमेटी है उसकी बैठक कहाँ हुई थी, चीन में हुई थी। चीन के शहर कहाँ, चैंगड़ो में, है ना। तो ये ध्यान में रखना है। इनकी एग्जीक्यूटिव जो कमेटी है, प्रशासनिक जो समिति है, उसकी बैठक कहाँ हुई थी, कोडेक्स के हेडक्वार्टर में। वो कहाँ पर है, रोम में है। कहाँ पर, रोम में, है ना। तो वो भी ध्यान में रखना है। इसके अलावा फूड इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन सर्टिफिकेशन कमेटी जो है ना, फूड इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन और सर्टिफिकेशन कमेटी जो है, उसकी बैठक कहाँ हुई थी, ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, ऑस्ट्रेलिया में हुई थी, ठीक है। मेरी बात समझ पा रहे हो, है ना। एग्जाम में कोडेक्स के बारे में जो बेसिक पढ़ के जाओगे, उसके अलावा भी ध्यान में रखो ये सब चीजें, है ना। यदि एग्जाम में पूछा जा रहा है अलग अलग एग्जाम में, तो आपके में भी पूछा जा सकता है। तो ये यहाँ पे जितनी बैठकें हुई थी उन सब के बारे में दिया हुआ है, ठीक है, 2024 की बैठकें। और ये कमेटीज है ना, ये कमेटीज वर्तमान में कौन सी कहाँ पर है ना, कहाँ पे उसकी बैठक हुई 24 और 25 में, उन सब के बारे में यहाँ पे मैंने एक टेबुलर फॉर्म में दे दिया है, ठीक है। उसको मैंने यहाँ पर एक टेबुलर फॉर्म में प्रोवाइड कर दिया है। जैसे यहाँ पर स्पाइसेस एंड कलनरी इंडिया, है ना, तो बाकी भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। फैट एंड ऑयल कुआलालंपुर मलेशिया था, ठीक है, वो हमने ऊपर देखा था। मीट हाइजीन की बैठक कहाँ हुई थी, है ना, न्यूजीलैंड में हुई थी, वो आपको देखना रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार की बहुत सारे यहाँ पे कमेटीज दी हुई हैं। इन कमेटीज के बारे में आप जरूर एक बार क्या है, थोड़ा सा गहन अध्ययन कर लें, ठीक है। अगला, जागो ग्राहक जागो, है ना, इज अ कैंपेन रन बाय रन कैंपेन एज अ रन पार्ट ऑफ, है ना। तो जो जागो ग्राहक जागो है, यह कंज्यूमर मिनिस्ट्री जो है हमारी, उसके द्वारा चलाया जाता था। और किसके लिए चलाया जाता था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के लिए, है ना, कंज्यूमर प्रोटेक्शन 1986 के लिए। अब चूंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है नहीं, तो उसकी जगह क्या आ गया है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 आ गया, ठीक है, उसको रिप्लेस करके। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत क्या किया जाता है, एक कैंपेन चलाया जाता है तुमको और मुझको जगाने के लिए, है ना। और क्या जगाते हैं, जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो, ठीक है। ये डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन चलाती है। और किस अधिनियम के प्रति जागरूकता लाने के लिए चलाती है, हमारा जो आंसर है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के प्रति। इस अधिनियम में क्या दिए गए हैं, कंज्यूमर के अधिकार दिए गए हैं। यहाँ से हम एक क्वेश्चन ऑलरेडी अभी 3 दिन पहले लगाए थे इसी क्लास में, है ना, इसी पेपर में, कि इस अधिनियम में क्या दिए गए हैं, अधिकार दिए गए हैं किसके, ग्राहक के, है ना। ग्राहक में जो एक शब्द है हक, है ना, देखो कितनी अच्छा शब्द बनाया गया है, ग्राहक। ग्राहक का भी क्या होता है, हक होता है। हक को क्या कहते हैं, हम अधिकार कहते हैं। 6 प्रकार के होते हैं, राइट टू सेफ्टी, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, इसीलिए लेबल लगाया जाता है ना। राइट टू चूज, हमको ये वाले कार खरीदनी, हमको ये वाला फूड खरीदना है, ठीक है। इसके अलावा राइट टू बी हर्ड, हमारी सुनवाई हो, हमको शिकायत निवारण का सुविधा मिले, सीक रिड्रेसल हो, और कंज्यूमर एजुकेशन के बारे में भी यहाँ पे बात की जाती है, ठीक है। अगला 136 नोडल ऑफिस फॉर कोडेक्स एलिमेंटरीज कमीशन इंडिया इच, है ना। कोडेक्स एलिमेंटरीज कमीशन का नोडल ऑफिस भारत में क्या कहलाता है, ये तो हमने आज ही की क्लास में सबसे पहले ऊपर डिस्कस किया था कि फसाई कहलाता है। क्या कहलाता है वो, फसाई कहलाता है। नोडेक्स जो कोडेक्स एलिमेंटरीज कमीशन है, वह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है ना। और वो पूरे देशों में के द्वारा क्या किया जाता है, अपनाया जाता है। अपनाना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपनाते हैं। भारत में ये काम कौन करता है, फसाई करता है। कौन करता है भारत में काम, कोडेक्स एलिमेंटरीज कमीशन के नोडल एजेंसी के तौर पे फसाई ये काम को संपादित करता है, ठीक है। अगला, विच ऑफ दिस व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीऑक्सीडेंट का बेहतर एग्जांपल है, ठीक है। देखो एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, देखो हमारा क्या है, जैसे उदाहरण के लिए फैट्स एंड ऑयल्स की बात करें, फैट्स एंड ऑयल्स की यदि हम बात करें, तो ये क्या हो जाते हैं, इनमें एक समस्या होती है, इनके सामने एक समस्या होती है रेंसिडिटी की समस्या। क्या की समस्या, रेंसिडिटी की समस्या। रेंसिडिटी क्या होता है, फूड प्रोडक्ट का हमारे क्या हो जाना, खराब हो जाना। क्या हो जाना, खराब हो जाना। उसमें फूड प्रोडक्ट मतलब तेल का खराब हो जाना, वो सभी पदार्थ का जिनमें फैट होता है उनका खराब हो जाना। और ये कैसे होता है, तो ये लोग क्या कर लेते हैं, रिएक्शन कर लेते हैं, किससे, फ्री रेडिकल से। किससे रिएक्शन कर लेते हैं, फ्री रेडिकल से रिएक्शन कर लेते हैं।
कौन सी रिएक्शन होती है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। जो एंटीऑक्सीडेंट होता है वो क्या करता है? फ्री रेडिकल के साथ रिएक्शन करेगा ताकि फूड प्रोडक्ट में किसी प्रकार का कोई इंपैक्ट ना आए। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर क्या है? तो यहाँ पे राइट आंसर है हमारा ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसॉल। ठीक है, इसी का एक भाई होता है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यूइन, है ना, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यूइन। ठीक है, ये भी क्या है? एंटीऑक्सीडेंट है। लेकिन ध्यान में रखना यह भारत में बैन है। ये क्या है? भारत में बैन है और यह भारत में अलाउड है। इसके अलावा है ना, BHA BHT के अलावा दो और क्या होते हैं? नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। इनमें एक क्या होता है? विटामिन सी होता है और दूसरा क्या होता है? विटामिन ई होता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, इसके अलावा और क्या होता है? यहाँ पे देखा ना, विटामिन ई, टोकोफेरॉल और स्कॉर्बिक। इसके अलावा एक और क्या होता है? TBHQ, टर्सरी ब्यूटाइल हाइड्रोक्विनोन, है ना। और बैन कौन सा है? ये वाला BHT। अगला, ISO की स्थापना कब की गई थी? इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है ना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसको स्थापित किया गया था 1947 में। कब स्थापित किया गया था? 1947 में, 23 फरवरी 1947 को। और कहाँ पे हेडक्वार्टर है इसका? ISO का जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में, है ना। इसके कितने सदस्य हैं? 167 सदस्य हैं। भारत भी इसका सदस्य है। भारत का प्रतिनिधित्व इसके सामने कौन करता है? तो भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया जाता है BIS के द्वारा। किसके द्वारा? BIS के द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है। वैसे ही जैसे कोडेक्स कितने मेंबर है? 189 मेंबर हैं और भारत का प्रतिनिधित्व कौन करता है? वहां पर फसाई करता है। वैसे ही यहाँ पे नेतृत्व कौन करता है? BIS करता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ संगठनों के क्या दिए हुए हैं? बेसिक वो दिए हुए कंटेंट दिए हुए हैं। एक बार जरूर आप इनसे गो थ्रू करेंगे। सब आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, सब आपके सिलेबस में शामिल हैं। कुछ तो डायरेक्टली शामिल हैं, कुछ घुमा फिरा करके इनडायरेक्टली शामिल होते हैं। ठीक है, ये पूरे संगठन यहाँ पे दे दिए गए एक ही बार में, है ना। चलो अगला आता है कि इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ मोनोसोडियम ग्लूटामेट एसोसिएटेड विथ, है ना। जो मोनोसोडियम ग्लूटामेट होता है वो क्या होता है? फ्लेवरिंग एजेंट होता है। क्या होता है? फ्लेवरिंग एजेंट होता है, पहली बात। दूसरी बात, फ्लेवरिंग एजेंट कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक, वो जो नया फ्लेवर लेकर के आएंगे, है ना। और दूसरे क्या होते हैं? इनको एक जो नया एक फ्लेवर विकसित करेंगे और दूसरे क्या कहलाते हैं? फ्लेवर इन्हांसर कहलाते हैं। उनको, उनका मतलब क्या होता है कि जो पहले से नेचुरल फ्लेवर है, हम उसका क्या कर देंगे? इंटेंसिटी को बढ़ा देंगे। हम कोई नया फ्लेवर डेवलप नहीं करेंगे। और दूसरा जो होता है वो नया फ्लेवर डेवलप कर देता है, पहली बात। दूसरी बात, मोनोसोडियम ग्लूटामेट एक फ्लेवरिंग एजेंट है, इस बात को हम मानते हैं। अब आता है कि इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ MSG एसोसिएटेड विथ, है ना। जो MSG का इनडिस्क्रिमिनेट यूज किया जाता है तो उससे क्या होता है? क्या समस्या निकल करके आती है उससे? तो उससे एक बीमारी होती है, उस बीमारी का नाम है चाइनीज रेस्टोरेंट सिंड्रोम। क्या होता है उससे? चाइनीज रेस्टोरेंट सिंड्रोम उससे देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, अभी जो मोनोसोडियम ग्लूटामेट होता है, यह किस प्रकार का फ्लेवर देता है? तो उमामी टेस्ट देता है। कौन सा टेस्ट देता है? उमामी टेस्ट देता है। और ये क्या होता है? इन्हांसर होता है। क्या होता है? ऊपर दो प्रकार बताए ना, उनमें से एक प्रकार क्या था? इन्हांसर था। इन्हांसर मतलब जो पहले से तुम्हारे उसमें फूड प्रोडक्ट में फ्लेवर है, स्वाद है, हम उसको क्या कर देंगे? और बढ़ा देंगे। हम कोई नया फ्लेवर डेवलप नहीं करने वाले हैं। ठीक है, मोनोसोडियम ग्लूटामेट की वजह से क्या होता है? चाइनीज रेस्टोरेंट सिंड्रोम होता है, जो कि हेडेक, फ्लशिंग, स्वेटिंग, नोजिया, चेस्ट टाइटनेस, इन सब के लिए क्या होता है? उत्तरदायी होता है। ठीक है, ऐसे ही सरसों के तेल में एक एडल्ट्रेंट डाला जाता है, आर्जीमोन ऑयल। क्या डाला जाता है? आर्जीमोन ऑयल। इस आर्जीमोन जो ऑयल रहता है उसकी वजह से क्या हो जाता है? एपिडेमिक ड्रॉप्सी भी देखने को मिलता है। बाकी इसी प्रकार के और भी यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इनसे मेरे भाई एक बार आप जरूर गो थ्रू करिए। सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हुए हैं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, जो महत्व रखते हैं। ठीक है, चलो आज का आखिरी क्वेश्चन, मिल्को टेस्टर यूज्ड इन द एस्टिमेशन ऑफ अ मिल्क फैट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ। जो मिल्को टेस्टर होता है वह निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है? तो काम करता है लाइट स्कैटरिंग के सिद्धांत पे। और किस चीज के लिए यूज किया जाता है? फैट के एस्टिमेशन के लिए, मिल्क में फैट के एस्टिमेशन के लिए उसको यूज किया जाता है। ठीक है, मिल्को टेस्टर क्या कहलाता है? वो मिल्को टेस्टर। ठीक है, ऐसे ही गर्बर मेथड होता है जिसको बिटाइरोमीटर कहा जाता है ना। उसका यूज आप पढ़ें।
ठीक है, ये रेफरेंस मेथड है मिल्क फैट एस्टिमेशन के लिए। ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था ना तुमको कि प्रोटीन एस्टिमेशन के लिए रेफरेंस मेथड क्या होता है, तो जेल्डाल होता है, लेकिन उसके अलावा और क्या यूज होता है, ड्यूमा यूज होता है। उसी प्रकार से फैट एस्टिमेशन के लिए मेथड क्या है, मिल्क में फैट एस्टिमेशन का रेफरेंस मेथड क्या है, गर्बर मेथड है, बिटायरोमीटर है। इसके अलावा एक दूसरा मेथड क्या हो जाता है, मिल्को टेस्टर भी हो जाता है। बाकी के मेथड भी यहाँ पे अलग अलग प्रकार के दिए हुए हैं, इनसे भी आप एक बार जरूर गो थ्रू करें ताकि आपको जानकारी मिले कि किस मेथड का कहाँ पे किस चीज़ के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, आज की क्लास को हम यहाँ वाइंड अप करेंगे, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।